अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और तो आइए शुरू करते हैं आज का नावल। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं इस नावल को कंप्लीट कर दूं। और नावल का नाम है रिश्ते मोहब्बत के, जिसको लिखा है मिसबा खालिद ने। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे-अच्छे से नावल लेकर आ सकूँ। और अगर आप अपनी पसंद का कोई नावल रीड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह आपकी पसंद का नावल लेकर आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? जी, क्या तुम दोनों ने खुसर-फुसर लगाई है? सीधी तरह नाश्ता नहीं किया जा रहा? दोनों भाई खामोशी से नाश्ता करने लगे। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना वीडियो को ख़त्म किया था, स्टॉप किया था नावल को। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। अरे तुम कहाँ भाग रही हो माय फ्यूचर भाभी जान। रिदा अपनी कार से उतरकर सीधी कॉलेज के अंदर जाने के चक्कर में थी। साद ने इसका रास्ता रोक लिया, जो अलीजे को छोड़ने आया था। भाई हटे ना, जाने देना, रिदा ने शर्माते हुए कहा। रिदा कितनी ही बोल्ड सही, लेकिन इस मामले में रिदा को भी हया ने आन गिरा। वाह वाह, मेरी बहन को भी शर्म आती है क्या? साद ने रिदा का जायजा लेते हुए कहा। उफ साद, चुप कर जाएं, कितना तंग करेंगे मेरी दोस्त को। जाएं, आप ऑफिस नहीं तो लेट हो जाएंगे। अलीजे ने अपनी दोस्त को बचाया। तुम कहाँ से आ गई हम भाई बहन के दरमियान? साद ने मुंह बनाते हुए कहा। साद ऑफिस जाएं सीधे। रिदा चलो अपन अंदर चले। अलीजे रिदा का हाथ पकड़कर कॉलेज की तरफ बढ़ गई। अरे सुनो तो सही, साद ने पीछे से हाँक लगाई। अलीजे ने खूनख्वार नजरों से साद को देखा, पर साद को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलीजे को देखकर हंसने लगा। अलीजे पैर पटकती वहां से चली गई। साद हंसता हंसता ऑफिस के लिए निकल गया। गुड मॉर्निंग सर। अरे अनेक, आओ मियाँ, यहाँ बैठो जरा। अनेक अभी ऑफिस आया ही था कि इसे यूसुफ साहब का बुलावा आ गया। अब वो यूसुफ साहब की खिदमत में हाजिर था। जी सर। अनेक मुस्कुराते हुए यूसुफ साहब की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बेटा देखो, मैं साफ बात करता हूँ, घुमा फिराकर बात करने की मुझे आदत नहीं। ये बताओ तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? यूसुफ साहब अनेक के दिल की बात जानना चाहते थे। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? में ऐसा वैसा सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं। अनेक को यूसुफ साहब से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं भी कोई ऐसा वैसा बाप नहीं, बस अपनी बेटी की खुशियों की खातिर तुमसे पूछ रहा हूँ। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा, प्लीज सही से बताएं क्या बात है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अनेक के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। रिदा को जानते हो? रिदा के नाम पर अनेक ने झटके से सर उठाया और यूसुफ साहब को देखा, जो अनेक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जी सर जानता हूँ, मेरी बहन की दोस्त है। अनेक ने जरा संभल कर जवाब दिया। वो मेरी बेटी है। यूसुफ साहब ने बड़े इत्मीनान से बताया। ये सुनकर अनेक के माथे पसीने की बूंदें नमूद आ रही। इसको अपनी नौकरी खुदा हाफिज कहती नजर आ रही थी। घबराओ नहीं अनेक, मुझे आपका भेजा रिश्ता मंजूर है। आप अपने घर वालों को कहिएगा, हम रिश्ता नहीं सीधी मंगनी ही करेंगे। और अगर आपके घर वाले मुनासिब समझें तो हम आज रात का डिनर आपके घर करना पसंद करेंगे। यूसुफ साहब ने अनेक का हाथ थामकर कहा। अनेक अभी तक सदमे में था। सर मेरा रिश्ता कब भेजा मेरे घर वालों ने? अनेक सदमे से बाहर निकला। क्या आपको नहीं मालूम इस बारे में? यूसुफ साहब को तशवीश हुई। सर भाई ने रिश्ते का जिक्र तो किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि किससे रिश्ता तय कर रहे हैं। अनेक ने ठहर ठहर के जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया, आप बताएं आप क्या चाहते हैं? यूसुफ साहब ने नरमी से गोया हुए। सर मैंने इस फैसले का हक अपने घर वालों को दिया है। जो इनकी मर्जी वो ही मेरी मर्जी। अनेक ने सर झुकाकर जवाब दिया। अच्छी बात है बरखुरदार, मैं खुश हूँ। मेरी बेटी का नसीब तुम जैसे फर्माबरदार लड़के के साथ जुड़ने वाला है। यूसुफ साहब ने फखर से कहा। सर लेकिन आपकी इकलौती बेटी है, आप इसकी शादी एक मामूली से घराने में क्यों कर रहे हैं? आपको तो कोई भी अच्छी फैमिली मिल जाएगी। अनेक को शायद ये सब गलत लग रहा था। बेटा मेरी बेटी की खुशी आपके साथ है। शादी में इसकी भले ही किसी अमीर घराने में करवा दूं, लेकिन मेरी बेटी मोहब्बत के रिश्तों से महरूम रहेगी, जैसे हमेशा रही। मैं और मेरी बेगम ऑफिस के काम की वजह से इसको ज्यादा टाइम नहीं दे सके, और अब वैसे ही इसी को अपने जैसे खानदान में ब्याह दूं, वहां भी वो अकेली रहेगी।
मैंने अमीर फैमिलीज के बिगड़े हुए नौजवान लड़का लड़की देखे हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरी बेटी इन जैसी नहीं। इसने खुद को संवारा है, बिगाड़ा नहीं। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा। अनेक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, अनेक ने मुस्कुराहट समेट कर कहा। बोलो बेटा। सर, मैं अब यहाँ जॉब नहीं करूंगा। मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं करती कि मैं अपने होने वाली बीवी के ही पैसों पर अपना आशियाना बनाऊं। बेटा, ये आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी एक ही बेटी है जिसको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब तो आपको ही संभालना होगा, और आपकी जगह कोई भी होता तो भी यही कहता। और अब मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। ये सब आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। यूसुफ साहब ने अनेक को अपना बेटा ही मान लिया था। सर, आप क्यों नहीं आएंगे? वही, मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना है, बहुत सारा। फिर आप इसको ले जाओगे हमेशा के लिए अपने साथ, इसलिए मैं अपना सारा वक्त अपनी बेटी को दूंगा, जो मैं इतने सालों से नहीं दे सका। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन सर, बस बरखुदार, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। यूसुफ साहब ने हाथ उठाकर अनेक को खामोश करवा दिया। ओके सर, जो आप ठीक समझे, अनेक ने मुस्कुराकर कहा। ये सर क्या लगा रखा है? डैड बोलो मुझे अब, यूसुफ साहब ने खफगी से कहा। सर, अभी शादी तो नहीं हुई, अनेक ने नजर झुका कर कहा। हाँ तो क्या हुआ, दामाद नहीं बेटा मानता हूँ आपको। यूसुफ साहब ने नरमी से कहा। ओके सर, सॉरी डैड। हम खुश रहो। यूसुफ साहब ने कुर्सी से उठकर अनेक को गले लगा लिया। अच्छा बेटा, ख्याल से जाना। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना, रात तक पहुंच जाओगी तुम। आंटी, आपकी बहुत याद आएगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बिल्कुल मेरी अम्मी जैसा। वो परी पेकर लड़की अपनी आंटी के गले लगकर रो दी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी नहीं रो। मैं आऊंगी तुमसे मिलने, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। इसकी तो शादी हो गई, इसके बाद तुम ही तो थी जिसके साथ मैं अपना दुख सुख बांटा करती थी। तुम खैर से जाओ, ट्रेन का टाइम हो गया है, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। इसकी आंटी ने मोहब्बत भरा बोसा इसके माथे पर दिया। खुदा हाफिज आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। वो अपनी चादर संभालती ट्रेन में अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी। जा मेरी बच्ची, खुदा के ईमान में। आंटी ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछकर घर की राली। मोम मोम कहाँ हैं आप? रिदा अभी कॉलेज से आई थी और पूरे घर में अपनी मोम को ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रही हो? आयला बेगम किचन से निकल कर आई। मोम, जहाँ बैठे। रिदा ने अपनी मॉम को पकड़ सोफे पर बिठाया। आपने डैड से बात की? रिदा ने अपनी माँ के सामने बैठकर पूछा। बेटा, अभी कॉलेज से आई हो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर बैठकर बात करते हैं। नो मॉम, प्लीज टेल मी, डैड ने क्या कहा? प्लीज मॉम, टेल मी, प्लीज टेल मी। रिदा आयला बेगम को किसी कीमत पर नहीं बख्शने वाली थी। अच्छा भाई सुनो, मैंने बहुत समझाया तुम्हारे डैड को, लेकिन आयला बेगम एकदम उदास हो गई। लेकिन क्या मॉम? रिदा ने बेसब्री से पूछा। वो नहीं माने, फिर मैंने इनको तस्वीर दिखाई। आयला बेगम खामोश हो गई। मॉम प्लीज बताएं, डैड ने क्या कहा? रिदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी, आयला बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिदा सुनकर पहले हैरान हो गई, फिर अपनी मोम के हाथ पकड़कर इनको खड़ा किया और इनको लेकर जोर जोर से घूमने लगी। मोम, मैं नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ। मोम, मैं बहुत खुश हूँ। रिदा पूरे लाउंज में अपनी मोम को लेकर गोल गोल घूम रही थी। रिदा रिदा बेटा क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी। आयला बेगम को का तो सर ही चकरा गया था। आयला बेगम अपना घूमता सर लेकर सोफे पर विराजमान हो गई। मॉम, मैं कैसे अपनी खुशी बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। रिदा ने आयला बेगम को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशियां आया है। मेरी बच्ची, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आयला बेगम ने रिदा को खुद से लगाया। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? अनेक भाई क्यों शोर कर रहे हैं? मम्मा नमाज पढ़ रही है कमरे में। लीजे किचन से निकल कर आई। तुम इधर बैठो जरा। अनेक ने लीजे की कलाई पकड़कर इसे सोफे पर बिठाया, खुद इसके सामने बैठ गया। ये तुम सबकी मिली भगत थी ना, मुझे बेवकूफ बनाया ना तुम दोनों ने। अनेक ने सख्ती से कहा। किस बारे में कह रहे हैं आप? अनेक भाई, अलीजे को सच में कुछ समझ नहीं आई थी अनेक की बात। ज्यादा भोली ना बनो, तुमने ही जरूर सबको कहा होगा रिदा और मेरे रिश्ते की बात। अनेक ने खफकी से कहा। ओ, तो आप इस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ तो मैं क्या करती, मुझसे आपकी मजनू वाली हालत देखी नहीं जा रही थी मेरे प्यारे भाई। लीजा ने मुस्कुराते हुए अनेक के कान दोनों गाल पकड़ लिए। बिला वजह मैं कब बना? बिला वजह मैं कब बना? मजनू अनेक ने हाथ झटके अलीजे के। बस रहने दें, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। एक दिन जब आप दोनों मेरे रूम में लड़ाई कर रहे थे ना, मैं वॉशरूम में थी, मैंने सारी बातें सुन ली थी। अलीजा ने मुस्कुराते हुए बताया। बुढ़िया, कितनी बुरी बात है ना, तुमने हमारी पर्सनल बातें सुनी।
अनेक थोड़ा नरम पड़ा। यार भाई क्या है, सुन ली तो अच्छा हुआ ना, मैं आपको जियान भाई जैसा बनता नहीं देखना चाहती थी, अलीदीन ने दुख से कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मेरी प्यारी भाभी मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी करेगी। अब की बार अनेक ने लीदे के दोनों गाल पकड़ लिया। लीदे खिलखिलाकर हंस दी। अनेक भाई, आपको कैसे मालूम हुआ हम आपका रिश्ता रिदा से कर रहे हैं? मेरे ऑफिस के बॉस रिदा के फादर हैं, उन्होंने बताया मुझे। अनेक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो आपके बॉस हैं? लीदे ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं ऐसे रिश्ते से, और रजामंद भी। आज रात वो हमारे घर खाने पर आएंगे अपनी फैमिली के साथ, अनेक ने खुशी से कहा। कौन आ रहा है खाने पर? कौसर बेगम ने रूम से निकलते हुए कहा। अनेक भाई के ससुराल वाले मम्मा, जो अब अलीदे की तरफ से आया था। क्या मतलब? इन लोगों ने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया। कौसर बेगम ने ना समझी से कहा। इसके बाद अलीदे और अनेक ने सारी बात को कौसर को बता दी। वो सब जानकर बहुत खुश हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब अपनी फैमिली के हमरा अनेक के घर मौजूद थे। सब दुआ सलाम के बाद सोफों पर बुरा हो गए थे। अनेक की नज़र तो रिदा पर से हट ही नहीं रही थी। इसने रिदा को हमेशा शर्ट, कमीज, ट्राउजर, पैंट, कुर्ती ऐसे कपड़े ही जेब तन किए देखा था, लेकिन आज वो पर्पल रंग की लॉन्ग फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहनी थी। हल्का फुल्का मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। रिदा को अनेक का बार बार देखना शर्म में मुब्तला कर गया था। वो कभी अपने चेहरे पर आईलट कान के पीछे अड़ेसती तो कभी हाथों की उंगली को सजा देती है। अनेक बस कर दें भाई, तेरी नजरों की तपिश से पिघल जाएगी मेरी बहन। साहब ने अनेक के कान पर सरगोशी की, जो बहुत देर से इसकी हरकतें नोट कर रहा था। अनेक ने शर्मिंदा होते हुए नजरों का जाविया बदल लिया। रिदा ने सुख का सांस लिया। यूसुफ साहब आयला बेगम को सब घर वाले बहुत पसंद आए। अलीज़ा तो इनको अपनी बेटी जैसी प्यारी ही लगी। सब घर वालों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। कौसर बेगम ने अपनी खुशी से रिदा को सोने की अंगूठी पहनाई। रिदा खुशी से कौसर बेगम के गले लग गई थी। यूसुफ साहब की फैमिली बहुत अच्छा वक्त गुजार कर अपने घर जा चुकी थी। इनके जाने के बाद सबने मिलकर अनेक को बहुत छेड़ा। फिर अनेक सबसे बचने के लिए अपने रूम में भाग गया। वो भी ट्रेन से उतरी थी, रात काफ़ी हो गई थी। वो स्टेशन से बाहर निकली जैसे कोई सवारी नज़र ना आई। 1-2 रिक्शे वाले नज़र आए, रात की वजह से वो लोग पैसे ज़्यादा माँग रहे थे। इन रिक्शे वालों की नज़रें इसको अपने आर-पार होती नज़र आ रही थी। वो बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी। फिर इसने पैदल घर जाने का इरादा किया और हाथ में मज़बूती से अपना बैग सँभालती अपनी मंज़िल की तरफ चल दी। चुड़ैल, तुम तो मेरे हवासों पर छा गई हो। आज तुम कितनी प्यारी लग रही थी। एक दफ़ा तुम मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनाकर अपने सामने बिठाए घंटों देखा करूँगा। अनेक जब रूम में आया था, बेड पर लेटा रिदा के बारे में सोच रहा था। अरे मैं इसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ? मैं इससे बात ही कर लेता हूँ। आज ही तो मैंने इसका नंबर मम्मा के मोबाइल से चुराया है। अनेक मुस्कुराता हुआ रिदा का नंबर डायल करने लगा। रिदा सोने की तैयारी कर रही थी। इसे इसे किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आने लगी। रिदा ने कॉल काट दी, फिर तकिया ठीक करके अपनी जगह पर लेट गई। इस चुड़ैल ने मेरी कॉल काट दी। इसकी इतनी हिम्मत, अपने फ्यूचर हस्बैंड की कॉल काट दी। अनेक जल ही गया था। ओह, मैं तो भूल ही गया था, इसके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। मतलब वो रॉन्ग नंबर समझ रही है। अब मजा आएगा। अनेक के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट उभरी। रिदा को अब बार बार कॉल आ रही थी। इसके बाद मैसेजेस की कतार लगी। मेरी जान बात करो, मेरी जान कॉल उठाओ ना। बहुत मेहनत से हासिल किया है नंबर, मेरी मेहनत ज़ाया ना करो, बात करो। रिदा पर रिदा पर ही कॉल उठाओ। उफ, इसको तो मेरा नाम भी मालूम है, अब मैं क्या करूं? रिदा रूहानसी हो गई। रिदा के मोबाइल पर फिर कॉल आने लगी। रिदा ने डरते डरते कॉल उठाई। हेलो, रिदा की कपकपाती आवाज निकली। अस्सलाम वालेकुम जान। ऐसा सलाम सुनकर तो रिदा रिदा को तो आग ही लग गई। तुम जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कहते ही मुझे जान कहने की। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हो कौन तुम? शर्म आती है? इतनी रात को शरीफ लड़की को तंग करते हुए रिदा ने अपने दिल की भड़ास निकाली। चुड़ैल, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना फ्यूचर हस्बैंड से ऐसे बात करते हैं? अनेक ने खपकी से कहा। मिस्टर, शर्म आपको आनी चाहिए, आप मेरे कोई हस्बैंड नहीं, समझे आप? रिदा ने सुस्त चेहरे के साथ जवाब दिया। हो ही बस ज़ुबान, तुम चुड़ैल कहीं की। मुझे तो लगा था तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं। भाई, ये चुड़ैलों की मलिका डाइन कैसे सुधर सकती है? अनेक ने सर्द लहजे में कहा। बदजुबान, चुड़ैल, डाइन, ये सब तो मुझे अनेक कहते हैं। रिदा की धड़कन और जोर से धड़कने लगी, जिसकी वजह शर्म नहीं डर था। वो जो अनेक को इतना गुस्सा दिला चुकी थी, अब इससे बात करने में डर रही थी। रिदा कहाँ गई? बोलो। मोबाइल से अनेक की आवाज आई। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप हैं अनेक। रिदा ने डरते डरते जवाब दिया। एक शर्त पर माफ करूंगा, अनेक ने संजीदा संजीदा लहजे में कहा। जी बोले, रिदा ने धीमे लहजे में कहा। मैं तुम्हें हमेशा चुड़ैल कहूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। अनेक ने अपनी हंसी का गला घोंटा।
क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी-कभी बोल लेना, रिदा ने मासूम बच्चों की तरह कहा। अनेक का ज़ोरदार कहका मोबाइल के स्पीकर में गूंजा। अनेक बस करें ना, कितना तंग करेंगे? रिदा ने शर्मिंदा होते कहा। अनेक बड़े मज़े से सीने के बल लेटा रिदा को तंग करने में मसरूफ़ था। पीछे से आकर किसी ने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। अनेक फ़ौरन होश में आया, मेरा मोबाइल? पीछे देखा तो ज़यान खड़ा था। भाभी से बात हो रही है। ज़यान ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, जहाँ चुड़ैल नाम चमक रहा है। भाई ये क्या बदतमीज़ी है? मोबाइल दो मुझे। अनेक मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ा। ज़ियान बेड की दूसरी तरफ भाग लिया, फ़ोन कान से लगाकर बात करने लगा। मुबारक हो भाभी जान आपको, आपकी ज़िंदगी में एक अदद खड़ूस का इज़ाफ़ा हो गया है। रिदा ज़ियान की मुबारकबाद सुन के हैरान हो गई। ज़ियान भाई बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहें आप, रिदा ने खफकी से कहा। ज़ियान जवाब देता कि अनीक ने मोबाइल छीन लिया। अबे बात तो पूरी करने दे, ला मोबाइल दे। ज़ियान ने हाथ आगे बढ़ाया। भाई ये गलत बात है, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, अनीक ने तंग आकर कहा। अच्छा चल कर ले बात, नहीं कर रहा तंग। रेयान को अनेक पर तरस आ ही गया, वो रूम से बाहर निकल गया। छेड़ आई इसको, कौसर बेगम ने संजीदगी से कहा। वो बाहर सोफे पर बैठी इन दोनों की आवाज़ें सुन रही थी। अलीज़े साहब भी वहीं बैठे हंस रहे थे। जी मम्मा कसम से मज़ा आ गया, इतने टाइम बाद किसी को छेड़कर। ज़ियान ने हंसते हुए कहा, ठहरो तुम, करती हूँ तुम्हारा भी इंतज़ाम, ढूँढती हूँ कोई लड़की। कौसर बेगम ने ज़ियान को धमकी दी। मम्मा प्लीज़ आप मेरी शादी का ख़्याल दिल से निकाल दो, मुझे नहीं करनी शादी। ज़ियान गुस्से से कहता सीधा घर से निकल गया। कौसर बेगम दुःख से अपने बेटे को जाते देखती रह गईं। ज़ियान ने पहली बार अपनी माँ से इस तरह बात की थी। मम्मा परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। साद ने कौसर बेगम के हाथ पर हाथ रखा। बेटा ऐसा क्या था इस लड़की में जो ये इसे भूलता नहीं? कौसर बेगम ने पूछा। मम्मा वो बहुत अच्छी लड़की थी, बिल्कुल मोमी गुड़िया जैसी। इसको इस दुनिया की हवा नहीं लगी हुई थी। खुद को संभाल कर रखना, गैर मर्दों की नज़रों से खुद को बचाना जानती थी। नेक सीरत थी, इखलाक की भी अच्छी थी, खुददार भी बहुत थी। वो हमारे शरारती ज़ियान के लिए हर लिहाज से अच्छी थी। साद ने दुआ के बारे में कौसर बेगम को बताया तो वो हैरान रह गई। इनके टेढ़े बेटे को इतनी सीधी-सादी लड़की पसंद आई। कौसर बेगम खामोश हो चुकी थी। नदियान घर से निकलकर पैदल ही रास्तों की खाक छानने लगा। अपनी जीन्स की पैंट में हाथ डाले वो लापरवाह सुनसान सड़क पर चल रहा था। कुछ दूर दूर पहुंचने के बाद इसे एक नसवानी आवाज आई, छोड़ो मुझे, जाने दो, क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाओ मुझे। नदियान ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो इसे सड़क पर मौजूद एक छोटी अंधेरी गली में तीन लड़के दिखे जो एक लड़की को घेरे में लिए खड़े थे। अंधेरे की वजह से इसे इनमें से किसी का चेहरा नजर नहीं आया। एक लड़के ने इस लड़की की चादर का कोना पकड़ा। लड़की ने चादर मजबूती से पकड़ी। नहीं, प्लीज़ जाने दो मुझे। रेहान तीर की तेज़ी से इनके पास पहुँचा और इनमें से 2 लड़कों की पीछे से गर्दन को दबोच लिया। गली से बाहर निकल कर इन दोनों को सड़क पर फेंका, तीसरे की तरफ बढ़ा ही था, वो डर के मारे भाग गया। वो दोनों भी मौका देखकर भाग गए। वो गली के आवारा लड़के थे जो ज़यान जैसे लंबे-चौड़े मर्द को देखते ही डर गए और भाग खड़े हुए। ज़ियान ने ना इस लड़की का हाल पूछा, ना इसको देखा। वो अपनी जेब में हाथ फँसाए घर की तरफ जाने के लिए चल पड़ा। ज़ियान, पीछे से लड़की ने आवाज़ दी। ज़ियान जल चौंका, लड़की को इसका नाम कैसे मालूम? वो पीछे मुड़ा। लड़की सड़क पर थी जहाँ एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे को देखकर साख़त हो गए थे। इस लड़की की आंखों से आंसू लड़ी की सूरत में निकल रहे थे। वो खुशी और गम की मिली-जुली कैफियत में अपने सामने खड़ी अपनी ज़िंदगी को देख रहा था। ज़िंदगी? ज़ियान की लबों ने हरकत की। ज़ियान, दुआ ने रोते हुए कहा। ज़िंदगी? ज़ियान भागता हुआ इसके पास गया। वो इसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक गया। चेहरे पर सर्द महरी छा गई। शोर कहाँ है तुम्हारा? इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो यहाँ? ज़ियान सड़क पर नज़रें जमाए दुआ से सवाल किया। नहीं है मेरा शौहर, नहीं की मैंने शादी। दुआ की सिसकी निकली। क्या मतलब? हाँ, तुमने इस दिन मुझसे कहा था तुम्हारी शादी हो रही है और आज कह रही हो नहीं की तुमने शादी। बंद करो मुझे बेवकूफ़ बनाना। ज़ियान धाड़ा। दुआ कँपकँपाई। ये वो ज़ियान नहीं था जिसने इससे मोहब्बत की थी। वो तो बहुत शरारती था, बातूना था, गुस्सा करना तो इसे आता ही नहीं था। दुआ बेयकीनी से नम आँखों से ज़ियान को देख रही थी। क्या देख रही हो? हाँ, तुम मुझे ऐसे? ज़ियान ने दुआ की कलाई अपनी मुट्ठी में दबोची। ज़ियान, आप ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया है आपको? दुआ ने ज़ियान की सुर्ख होती आँखों में देखते हुए कहा। हाँ, मैं नहीं था ऐसा, तुमने बनाया मुझे ऐसा। मैं हँसता था, हँसाता था, शरारतें करता था, बातें करता था, गुस्सा कभी नहीं करता था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे ऐसा बना दिया ज़िंदगी। ज़ियान बोलते-बोलते वहीं ज़मीन पर बैठ गया। इसकी आँखों से 2 आँसू इसके रुखसारों पर आ गए।
दुआ भी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। ज़ियान का हाथ प्यार से अपने हाथ में लिया। ज़ियान मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कभी कोई मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कभी कोई नहीं आया, ना मैं आने की इजाज़त दूँगी। इस दिन मेरी शादी ही थी, मैं इस वक़्त ब्यूटी पार्लर में थी, 1 साल पहले। दुआ बेटा तैयार हो गई, चल तेरी भाभी तैयार होकर जा चुकी है। रिफत बेगम ने दुख से कहा। दुआ अपने आंसू पोंछती उठ खड़ी हुई। आजा मेरी बच्ची। रिफत बेगम ने रिक्शा रोका, दुआ को ख्याल से बिठाया और रिक्शे वाले को रेलवे स्टेशन चलने को कहा। रिक्शे वाला रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अम्मी हम रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे हैं? दुआ ने पहलू में बैठी माँ से सवाल किया। चुप करके बैठ, पता चल जाएगा तुझे। रिफत बेगम ने दुआ को डांटा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? नहीं सुनती तो कह रही हूँ ना, चुप करके बैठ। मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। पहले तेरी भाभी ने तेरी ज़िंदगी जीर्ण कर रखी थी, अब इसका भाई ज़िंदगी भर तुझे सताएगा। मेरी एक ही बेटी है, इसे मैं ऐसे ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। रफ़त बेगम ने दुआ को प्यार से खुद से लगाया और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे। दुआ खामोशी की मूरत बनी रही, खुद भी आंसू बहाती रही, अपनी माँ को भी आंसू बहाते देखती रही। रेलवे स्टेशन आते ही दोनों माँ बेटी रिक्शे से उतर गईं। रिफ़त बेगम ने लाहौर का टिकट लिया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगी। अम्मी आप मुझे लाहौर भेज रही हैं? हाँ, वहाँ मेरी एक पुरानी सहेली रहती है। मैंने इससे बात कर ली है, तुम वहाँ पहुँचकर इसे फ़ोन कर देना, वो तुम्हें अपने घर ले जाएगी। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, तू वहीं रहना। अम्मी ऐसा नहीं कह रहे हैं, बहुत बदनामी होगी, वापस चलें। दुआ ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस इतना मालूम है मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। समझी तू? और आओ ये कपड़े बदलो, तुम उठो। रिफत बेगम दुआ को स्टेशन में बने बाथरूम में ले गईं। दुआ बाथरूम में जाकर कपड़े बदल आई, इतने में ट्रेन आ गई। जा बेटा ट्रेन आ गई, ख्याल रखना अपना और पहुँचते ही मुझे इत्तला कर देना। रिफत बेगम ने बेटी को खुद से लगाया और इनकी आंखों में आंसू थे। अम्मी सोच लें एक और दफ़ा लोग जीना हराम कर देंगे आपका और भाई का। दुआ की आंखों से बरसात जारी थी। जब वो आसिम तुझसे शादी करके तेरा जीना हराम करेगा, क्या तब तब देंगे ये लोग साथ तेरा? रिफत बेगम ने सवालिया नजरों से बेटी को देखा। नहीं अम्मी, दुआ सर झुका गई। तो फिर मेरी बात मान, चली जा यहाँ से दूर। सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद बुला लूंगी तुझे और सबको सच बता दूंगी मेरी बच्ची। रिफत बेगम ने अपनी ममता भरी महर मोहर दुआ की आंखों, रुखसारों और पेशानी पर सख्त की। अम्मी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ ने रोते रोते कहा। चल अब ट्रेन में जाकर बैठ जा अपनी जगह पर, ट्रेन निकल जाएगी नहीं तो। जी अम्मी। दुआ आखिरी बार अपनी माँ से गले लगकर रोई और फिर ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। रिफत बेगम नम आंखों से अपनी बेटी को खुद से दूर होता देखती रही। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर रिफत बेगम ने अपने बेटे को कॉल की। हेलो अम्मी कहाँ हैं? जल्दी आएँ, यहाँ सब मेहमान आ गए हैं, फैज़ ने परेशानी के आलम में कहा। अरे बेटा मैं इसलिए तो फ़ोन किया है, दुआ घर पहुँच गई है क्या? ये पार्लर वाली तो कह रही है दुआ कब की चली गई। रिफ़त बेगम ने झूठ बोला। क्या अम्मी ये क्या कह रही हैं? दुआ तो नहीं आई, इसे तो आप लेकर आने वाली थी ना? फैज़ को फ़िक्र लाहक हुई। बेटा पार्लर में तो नहीं है, जाने कहाँ चली गई? रिफ़त बेगम अनजान बनी। अम्मी आप घर आएँ फिर बात करते हैं। फैज़ ने अपनी कहकर कॉल काट दी। रिफ़त बेगम घर पहुँची तो फैज़ बहुत गुस्से में था। कहाँ गई है आपकी आवारा बेटी? मैंने कहा था आपको इतनी छूट नहीं दें इसको। देखिए कितना बड़ा कदम उठा लिया इसने, बहुत गलत किया उसने। फैज़ गुस्से में फंकारा। सही तू भी नहीं कर रहा था इसके साथ, एक उबाश लड़के से इसकी शादी करवा रहा था। रिफ़त बेगम भी फंकारी। आप मेरे भाई को उबाश कह रही हैं, वो कितना चाहता है आपकी बेटी को और आपकी बेटी के नखरे ही नहीं मिल रहे। समरीन भी मैदान में आ गई। लोगों में चमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। बीबी तुम तो मेरे मुँह ही ना लगो, तुम्हारा ही तो किया धरा है ये सब। जब से हमारी ज़िंदगी में आई हो, हमारी ज़िंदगी ये जीर्ण कर रखी है। रिफ़त बेगम ने अचानक अपने दिल पर हाथ रखा और बेहोश होने का ड्रामा किया। फैज़ जैसा भी था अपनी माँ को मरते नहीं देख सकता था। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी आँखें खोलें। फैज़ माँ के सराहने बैठ गया। हो गए इनके ड्रामे शुरू। समरीन ने मुँह के ज़ाविये बिगाड़ कर कहा। समरीन बकवास बंद करो। बंद करो अपनी, पानी लाओ अम्मी के लिए। फैज़ ने अपनी माँ को उठाया और कमरे में ले गया। समरीन मुँह बिगाड़े पानी लेकर आ गई थी। फैज़ ने रिफ़त बेगम के चेहरे पर पानी छींटे मारे तो उन्होंने हल्की-हल्की आँखें खोली। दुआ दुआ मेरी बच्ची कहाँ है? फिर उन्होंने पूरी आँखें खोली और फैज़ से लिपट कर फुर-फुर कर रो दी। फैज़ ने भी अपनी माँ को सहारा दिया। सारी रात फैज़ माँ के पास बैठा रहा, इनकी खिदमत करता रहा। इस दिन के बाद फैज़ रिफ़त बेगम का बहुत ख़्याल रखने लगा था। समरीन अपने कमरे में बैठी जल्ती करती रही।
आसिम ने बहुत ढूंढा दुआ को, लेकिन वो शहर में होती तो मिलती ना। इसने भी हार मान ली। लोगों की बातों की वजह से फैज ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और दूसरी जगह घर ले लिया। दुआ स्टेशन पर उतरी तो ऐसी आंटी नजर आ गई। उन्होंने उन्हें वो जानती थी, लेकिन घर दूर और जिंदगी की मसरूफियत की वजह से इनका मिलना जुलना ना होने के बराबर हो गया था। दुआ आंटी के घर चली गई। इसकी आंटी एक स्कूल में टीचर थी। दुआ के कहने पर उन्होंने इसको भी वहीं जॉब दिलवा दी। रिफत बेगम से दुआ हमेशा रास्ते में रहती थी, लेकिन आज उसने आने का तो बता दिया था, बस ये नहीं बताया था कि कब तक पहुंचूंगी, क्योंकि इसको खुद नहीं मालूम था रात को वो इतनी देर में पहुंची कि रिफत बेगम सो चुकी थी। अब वो अकेली घर जा रही थी तो गली के 12 लड़के इसके पीछे लग गए थे। बस ध्यान ये ही वजह है कि मैं आपसे दूर हुई। मैंने आपको बहुत दफा कॉल की, लेकिन आपका नंबर हमेशा बंद जाता था और कोई जरिया नहीं था मेरे पास आपसे रब्ता करने का। प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं ज़िंदगी, तुम माफ़ी नहीं माँगो, गलती मेरी है, मैं अपनी प्रॉब्लम में तुम्हें भूल गया और इस दिन जब तुमने कॉल नहीं उठाई तो गुस्से में मैंने मोबाइल तोड़ दिया था। बस इसी वजह से नंबर नहीं लग रहा था मेरा। ज़ियान ने दुआ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं ज़ियान, मुझे कोई गिला नहीं आपसे। दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़िंदगी। ज़ियान ने मोहब्बत भरी सदा लगाई। जी। दुआ ने आहिस्ता से अपनी आँखों से पलकों का पर्दा उठाया, मुझसे शादी करोगी? ज़ियान ने दुआ के दोनों हाथ नरमी से अपने हाथों में लेकर कहा, आप आपके घर वाले मान जाएंगे? दुआ ने नजरें झुकाकर कहा, वो तो कब से माने हुए हैं मेरी जान। जयान ने अपनी असली सूरत में असली रूप में आते हुए कहा, जयान आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हंसते बोलते, अब नहीं बदलिएगा, आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। दुआ ने खिलखिला कर कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहना, मैं नहीं बदलूंगा। जयान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा, मैं नहीं जाऊंगी आपको कभी छोड़कर। दुआ ने भी मोहब्बत भरी नजरों से जयान को देखा। ठीक है, फिर अभी चलो मेरे घर, करीब है मेरा घर यहाँ से, ज़ियान ने खड़े होते हुए कहा और दुआ की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ियान, अभी कैसे? आपके घर वाले क्या सोचेंगे? आप मुझे मेरे घर छोड़ दें प्लीज़, दुआ ने उठते हुए कहा। कुछ नहीं कहेंगे, घर चलो। मेरे पास बाइक भी नहीं है, अभी घर से बाइक लेकर छोड़ दूंगा तुम्हें घर। ज़ियान ने नरमी से कहा, नहीं आप मुझे पैदल छोड़ दें, बाइक पर नहीं बैठूंगी आपके साथ। दुआ ने सख्ती से कहा, क्यों भई, क्यों नहीं बैठोगी? ज़ियान ने आँखें छोटी करके दुआ को देखा। ज़ियान, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि मैं आपके साथ बाइक पर बैठूँ। दुआ ने नरमी से कहा, जब भी तो इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, चलो अब मेरे घर चलो। ज़ियान ने दुआ का हाथ पकड़ा और चलने लगा। ज़ियान, क्या हो गया है? मुझे मेरे घर जाना है। दुआ ने ज़बरदस्ती ज़ियान को रोका। तुम नहीं चलोगी ना? मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा। ज़ियान ने दुआ की आँखों में देखा। क्या कहा? दुआ खामोश हो गई। ज़ियान का कुछ पता नहीं। आ गया मेरा घर। ज़ियान ने घर के गेट के सामने आते ही कहा, ज़ियान मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ें। दुआ ने इल्तिजा की। ज़िंदगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ज़ियान ने नरमी से पूछा। खुद से ज़्यादा है, दुआ ने जवाब दिया। फिर चुपचाप अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? दुआ ने सर झुका लिया। ज़ियान ने डोर बेल बजाई तो पहले बेल पर अनेक दरवाजा खोले आ गया। भाई तुम्हें शर्म आती है? कहाँ थे तुम? हम सब कितना परेशान हो रहे थे। अनेक ने दरवाजा खोलते ही ज़ियान को सुनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, बगैर के ज़ियान के साथ कोई और भी आया है। ये देखिए, बगैर के ज़ियान के साथ कोई और भी आया है। लड़का लड़ाका औरत, हम अंदर आ जाएं, फिर लड़ लेना मुझसे। ज़ियान ने अनेक को अच्छा खासा तपा दिया। क्या तुमने मुझे लड़ाका औरत कहा? ज़ियान, तुम्हें तो मैं। अनेक ने अपने दोनों हाथ ज़ियान के गले की तरफ बढ़ाया। ज़ियान थोड़ा पीछे हुआ और दुआ को अपनी ढाल बना लिया। अनेक ने सामने लड़की को देखकर जल्दी से अपने हाथ अपने पहलू में गिरा लिए। ये कौन है? अनेक ने संजीदगी से कहा। घर में चलो, बैठकर बात करेंगे। ज़ियान ने भी संजीदगी से जवाब दिया। वो तीनों घर में आ गए। सब लाउंज में बैठे ज़ियान के आने का इंतजार कर रहे थे। ज़ियान के पहलू में खड़ी लड़की को देखकर कौसर बेगम पहले तो हैरान हुई, फिर उठकर दुआ को गले लगा लिया। दुआ समेत सब ही हैरत का मुजस्मा बने हुए थे। तुम दुआ हो ना? कौसर बेगम ने दुआ से अलग होते हुए कहा। जी आंटी, दुआ ने झिझकते हुए कहा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे साहब ने मुझे बताया था। मम्मी गुड़िया, या नेक सीरत बेटा। मोमी गुड़िया नेक सीरत बेटा, मेरे बेटे को अब छोड़कर नहीं जाना। मेरा बेटा बहुत तड़पा है तुम्हारे लिए। इसकी आंखों की चमक, चेहरे की रौनक, इसकी शरारतें सब तुम्हारे साथ ही चली गई थी। कौसर बेगम ने दुआ का चेहरा हाथ में भरते हुए कहा।
मम्मा अभी आई है, वो बैठने तो दें। साद ने कौसर बेगम के कंधों पर दबाव डालकर कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कौसर बेगम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आओ मेरी बच्ची, यहाँ बैठो। कौसर बेगम ने दुआ को अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। चलो सब बैठ जाओ। और जयान, तुम बताओ, दुआ तुम्हें कहाँ मिली? साद ने सबको हुक्म दिया। सबके बैठने के बाद जयान ने सारी बात सबको बता दी। सब बहुत खुश हुए। वाह, मतलब अब जयान भाई की भी शादी होगी, खूब एंजॉय करूंगी। अलीदे ने खुशी से झूमते हुए कहा। बैठ जाओ, अभी मजे करने दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बड़ी हो गई बड़ी हो गई हो अब तुम, मम्मा के साथ शादी की तैयारियां करवाना। साद ने लीदे का हाथ खींचकर अपने पहलू में बिठाया। मम्मा देखिए इनको क्या कह रहे हैं ये। अलीदे ने कौसर बेगम से शिकायत की। साद, तुम मत कुछ कहो मेरी गुड़िया को, इसको मालूम है कि इसकी जिम्मेदारियां। क्यों मेरी जान? अब कौसर बेगम अलीदे से सवाल कर रही थी। जी मम्मा। दुआ सुर्ख चेहरा लिए खामोश बैठी थी और सबकी बातें एंजॉय कर रही थी। आप लोग बुरा ना माने तो मैं घर जाना चाहती हूँ। दुआ को यहाँ मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इसे घर भी जाना था। इसे अपनी माँ की फिक्र थी। ओ मम्मा, मैं तो भूल ही गया, दुआ को घर भी छोड़ना है। दयान ने अपने सर पर हाथ मारा। अभी फजर की अजानें हो रही हैं, ऐसा करो, पहले सब नमाज पढ़ो, फिर मैं खुद जाऊंगी दुआ को छोड़ने और दुआ का हाथ भी मांग लूंगी। कौसर बेगम ने ऐलान किया। दुआ का दिल जोर से धड़का और इसका डर था कहीं इसका भाई इन लोगों से कोई बदतमीजी ना कर दे। नहीं आंटी, पहले मुझे जाने दें, मैं अपने घर वालों से बात कर लूं। पहले मेरे भाई भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। आप प्लीज पहले मुझे अकेले जाने दें। दुआ रूहानी हो गई। अच्छा अच्छा, तुम रो नहीं, नमाज पढ़ लो, फिर दयान छोड़ आएगा तुम्हें, ठीक है? कौसर बेगम ने मोहब्बत से दुआ के सर पर हाथ फेरा। सबने मिलकर नमाज पढ़ी। फिर दयान साथ की कार में दुआ को घर छोड़ने निकल गया, क्योंकि दुआ बाइक पर बैठने को बिल्कुल राजी नहीं, अलबत्ता पैदल जाने को तैयार थी। दुआ ने जो पता बताया था वहां से कुछ दूर दयान ने कार रोकी, वहां से वो पैदल गई। दयान नहीं जानता था कि लोग इसे कार से उतरता देखें और इसके लिए उल्टी सीधी बातें करें। घर से कुछ दूर दयान रुक गया था। घर से कुछ दूर दयान रुक गया था। दुआ अकेली ही गई गई थी। फजर का वक्त था, लोग न होने के बराबर थे। दयान गली के कोने पर ही खड़ा हो गया। अगर कोई मसला हुआ तो वह दुआ को अपने साथ ले जाएगा। दुआ के दिल में बहुत डर था। इसको डर था इसका भाई इसको घर में दाखिल होने नहीं देगा। घर में दाखिल भी होने दिया तो मारेगा या सजा देगा। थर थर कांपते हाथों से दुआ ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। दोबारा दस्तक दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। सुनो, कौन हो तुम? दुआ को अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। फैज नमाज पढ़कर आया था। अपने घर के दरवाजे पर किसी को खड़े देखा तो वजह पूछी। दुआ खौफ से कपकपा रही थी। इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर जवाब दे। जवाब दो, कौन हो, किससे मिलना है? फैज ने दोबारा पूछा। दुआ ऊपर से नीचे तक चादर में छुपी हुई थी, इसलिए फैज इसे पहचान नहीं सका। जवाब न पाकर फैज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दुआ के सामने आकर खड़ा हो गया। दुआ? फैज ने बेयकीन यकीनी से दुआ को पुकारा, जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। भाई, मुझे माफ कर दें। दुआ ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू लड़ी की सूरत में बह रहे थे। मेरी बच्ची। फैज ने आगे बढ़कर दुआ को सीने से लगा लिया। ध्यान दूर से खड़ा सब कुछ देख रहा था। इसके दिल में मची हलचल अब खत्म हो गई थी। वो अपने घर की तरफ निकल गया। भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। दुआ फैज के सीने में मुंह छुपाए फैज से माफिया मांग रही थी। नहीं नहीं मेरी जान, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने समरीन की बातों में आकर तुमसे बहुत नाइंसाफी की है। मैं जानता हूँ तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने में मेरे गलत फैसले ने मजबूर किया था, लेकिन अब नहीं, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। फैज शर्मिंदा था। भाई, मुझे घर से तो नहीं निकालेंगे ना? दुआ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, फैज इतना बदल गया है। नहीं मेरी जान, मैं क्यों निकालूंगा? तुमने जो भी किया नहीं किया, अच्छा हुआ तुम चली गई, नहीं तो तुम्हारा ये गुनाहगार भाई तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर देता। फैज ने अपनी गलती तस्लीम की। ये बताओ, तुम सारी बातें यही कर लोगी? चलो अंदर चलते हैं। फैज ने बात का रुख बदला। जी भाई चले, दुआ ने आंसू पूंछते हुए कहा। फैज ने चाबी से घर का लॉक खोला और दुआ को लेकर घर में दाखिल हुआ। यहाँ बैठो, मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूँ। फैज दुआ को सेन में रखी चारपाई पर बिठाकर रिफत बेगम को इत्तला देने चला गया। दुआ पूरे घर का जायजा ले रही थी। ये घर पहले ही घर से बड़ा और हवादार था।
अच्छा खासा सहन था, बड़े कुशादा कमरे थे। दुआ को ये घर बहुत पसंद आया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? दुआ समरीन फैज की तलाश में कमरे से बाहर आई थी। दुआ को सिर में बैठा देखकर बिपरी ही दुआ के सर पर आ खड़ी हुई। दुआ डर के मारे खड़ी हो गई। भाभी माफ कर दें। दुआ की दबी दबी आवाज निकली। माफ कर दूं? तुम जैसी भगोड़ी को कभी नहीं। समरीन ने अपना हाथ दुआ के ऊपर उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही फैज ने समरीन का हाथ पकड़ लिया। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया हो तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। फैज गुस्से से दहाड़ा और समरीन का हाथ इतनी जोर से झटका कि वो 2 कदम पीछे चली गई। अम्मी, दुआ रिफत बेगम के गले लग गई। मेरी बच्ची, अब मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। तुम अपनी इस भगोड़ी बहन के लिए अब मुझ पर हाथ उठाओगे? समरीन भी धाड़ी। मेरी बहन को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको। समरीन, तुम अच्छा हुआ मेरी बहन चली गई थी, नहीं तो तुम्हारा उबाश भाई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम जानती हो इस वक्त तुम्हारा उबाश भाई कहाँ है? फैज ने सवालिया नजरों से समरीन को देखा। घर होगा और कहाँ होना है इसको? समरीन ने कड़े तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। तुम्हारा भाई जेल की हवा खा रहा है, घर पर नहीं है। शराब के नशे में इसने एक लड़के को मारा और इसकी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसके अलावा तुम्हारा भाई चोरी चिकारी ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस था। फैज ने आसिम की हकीकत सबको बताई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। समरीन ने बेयकीनी से कहा। सच कह रहा हूँ, अपनी इन 2 गुनाहगार आंखों से देख कर आया हूँ मैं इसको जेल में। फैज ने सख्ती से कहा। बेटा, तुम पुलिस स्टेशन क्या करने गए थे? रिफत बेगम ने फिक्र से पूछा। अम्मी, मेरे दोस्त की बाइक चोरी हो गई थी, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था अपने दोस्त के साथ। जब वहां मेरी नज़र आसम पर पड़ी तो मैंने इंस्पेक्टर से पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने सब बताया। फैज ने नरमी से जवाब दिया। समरीन सख्ते की हालत में वहीं खड़ी रही। अब क्या खड़ी खड़ी मुंह तक रही हो? चलो जाओ, नाश्ता बनाओ सबके लिए। फैज ने सख्ती से कहा। भाई, मैं थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ, नाश्ता उठकर कर लूंगी। दुआ ने थके थके अंदाज में कहा। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। फैज ने मोहब्बत से दुआ के बालों में हाथ फेरा। दुआ रूम में चली गई सोने। बेटा, मैं भी कमरे में जा रही हूँ, नमाज पढ़ लूँ जरा फजर की। रिफत बेगम भी कमरे में चली गई। तुम चलो मेरे साथ। सबके जाने के बाद फैज ने शर्मिंदा खड़ी समरीन का बाजू दबोचा और इसे खींचता हुआ रूम में लाया। मेरी बात तुम गौर से सुनो। अगर अब तुमने मेरी बहन या मेरी माँ को किसी किस्म का भी दुख दिया तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? फैज ने झटके से समरीन को छोड़ा तो वो बेड पर जा गिरी। मुझसे क्यों खफा हो रहे हो? मेरा भाई खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? समरीन ने रोते रोते कहा। ओह, तो तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा भाई ओबाश है? वो जो तुम्हें कीमती लिबास देकर जाता था, तुमने कभी पूछा नहीं इससे कहाँ से लाता है? वो तुमसे झूठ बोलती हो। वो सॉरी, ये लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये थोड़ी सी बोलने में ना प्रॉब्लम हो रही है इस लाइन को। मैं दोबारा से बोल रही हूँ। ओ, तो तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा भाई उबाश है? वो जो तुम्हें कीमती लिबास देकर जाता था, तुमने कभी पूछा नहीं इससे कहाँ से लाता है वो? तुम झूठ बोलती हो समरीन, तुम्हें सब पता है। तुम पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, तुम्हारे कहने में आकर अपनी जन्नत को नाराज किया, अपनी फूल जैसी बहन को कांटों के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब नहीं समरीन, तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ने में एक पल नहीं लगाऊंगा मैं। समरीन फैज का ये रूप पहली बार देख रही थी। नहीं नहीं फैज, मैं मर जाऊंगी। मैंने जो किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैं डरती थी तुम्हारी माँ बहन तुम्हें मुझसे छीन न ले। मुझे माफ कर दो फैज, मैं अब कुछ गलत नहीं करूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। फैज प्लीज मुझे माफ कर दो। समरीन फैज के पाँव में बैठी रो रो कर इससे माफिया मांग रही थी। छोड़ो मेरा पाँव। फैज ने समरीन को दूर हटाने की कोशिश की। समरीन जैसी भी थी फैज से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फैज ने इसको हथेली का छाला बनाकर रखा था, तो क्यों ना करती वो इससे इतनी मोहब्बत। फैज मुझे माफ कर दो। तुम माफ नहीं करोगे, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा उठो। फैज ने नरमी से समरीन के दोनों बाजू पकड़े और इसे अपने पाँव से उठाकर बेड पर बिठाया। चुप, बिल्कुल रोना बंद करो। फैज ने नरमी से अपने हाथ से समरीन का आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ समरीन। मैं जानता हूँ तुमने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन मुझसे मोहब्बत सच्ची की है। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था। तुम भटक गई थी, मैं रास्ता दिखा रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने ये सब तुम्हें सुधारने के लिए कहा था। तुम मुझसे वादा करो, मुझ समेत मेरी माँ बहन से भी मोहब्बत करोगी, और मुझे यकीन है इसके बदले में वो भी तुमसे मोहब्बत करेंगी, इज्जत देंगी। फैज ने अपनी हथेली समरीन के आगे की।
میں نے اتنا برا برتاؤ کیا ان کے ساتھ، انہیں تم سے دور کر دیا، وہ کیوں مجھے عزت دیں گی؟ سمرین نے روتے ہوئے کہا، تم کوشش کرو ان کے دل میں جگہ بنانے کی، تم دیکھنا ان کے دل میں لگی ساری کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ فیض نے پیار سے سمجھایا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں فیض، میں کچھ کروں گی، میں کوشش کروں گی۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے فیض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے یقین ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ فیض نے محبت سے سمرین کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلو اب تم ناشتہ بناؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ فیض نے اپنی محبت کی مہر سمرین کے گلابی رخسار پر ثبت کی اور مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ زیان گھر آیا تو سب اپنے کمرے میں نیند کے مزے لے رہے تھے، وہ خود بھی اس مزے میں شامل ہو گیا۔ دعا گھر آ کر اپنوں کا پیار پا کر بہت خوش تھی۔ رفت بیگم نے فیض کو سب سچ بتا دیا تھا، دعا کہاں تھی اور کیسے گئی تھی، لیکن فیض نے کسی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ غلطی پر تھا۔ سمرین کا اچھا رویہ دیکھ کر رفت بیگم اور دعا نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ اب وہ تینوں فیض کے کام پر جانے کے بعد ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی، ڈرامے دیکھتی۔ فیض بھی سب کچھ ٹھیک ہوتا دیکھ بہت خوش تھا۔ سمرین نے گھر میں نئے مہمان کے آنے کی خوشی دیکھ کر فیض کی اور گھر کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ موقع اچھا پا کر دعا نے ریان سے ملاقات والی ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ رفت بیگم نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور فیض سے ریان اور دعا کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ ریان کے بارے میں انہوں نے فیض کو بتایا کہ وہ دعا سے محبت کرتا ہے اور رشتہ لانا چاہتا ہے۔ فیض نے بھی فیصلہ دعا پر چھوڑتے ہوئے کہا، اگر دعا کی مرضی اسی رشتے میں ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ دعا نے نظریں جھکا کر رضامندی ظاہر کی تو فیض بھی خوش ہو گیا۔ ریان تو بے صبری سے اس پل کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا کا اشارہ ملتے ہی اس نے پہلی فرصت کوثر بیگم علیزے سعد کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ دونوں گھر والوں کی رضامندی سے 1 ماہ بعد شادی کا فیصلہ ہوا اور ساتھ میں انیک اور رضا کے نکاح کا بھی فیصلہ ہوا۔ دونوں ہی اس خبر پر بہت خوش تھے۔ دونوں نے سب سے چھپ کر ایک ڈیٹ بھی ماری تھی۔ تینوں گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ علیزے چلو بیٹا، پارلر دیر ہو رہی ہے۔ کوثر بیگم علیزے کے کمرے میں اسے بلانے آئی تھی۔ آج ریان کی بارات تھی۔ علیزے اپنا سامان جمع کر رہی تھی پارلر جانے کے لیے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ساتھ ٹاول سے بال خشک کرتا واش روم سے نکلا۔ ہم پارلر جا رہے ہیں انیک کے ساتھ، تم ہمیں پک کر لینا۔ کوثر بیگم نے ساتھ کو اجلت میں جواب دیا اور علیزے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مما، علیزے نہیں جائے گی پارلر، سعد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کوثر بیگم نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ کیونکہ پارلر والی اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی دونوں چھپا دیتی ہے، اس لیے یہ گھر پر تیار ہوگی، آپ پارلر جائیں۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی بہو کو تیار کروانے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس جو ایسے ہی اٹھا کر لے آئے ہیں اس کو؟ کوثر بیگم نے اپنے بیٹے کی عقل پر ماتھا پیٹا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ نہیں جائے گی پارلر، لوگوں سے میں نپٹ لوں گا۔ ویسے بھی بیویاں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتا میری بیوی پارلر سے تیار ہو۔ ہماری شادی پر جو اس کا چہرہ بگاڑا تھا نا پارلر والی نے، میں وہ بھولا نہیں ہوں۔ سعد نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا پر مما رہنے دیں، یہ تیار کریں گے مجھے، جبھی تو نہیں جانے دے رہے۔ علیزہ نے خفگی سے کہا، ہاں ہاں مما آپ جائیں، میں خود تیار کر دوں گا اس کو۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، مما آ جائیں، کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں آپ کا۔ انیک نے دروازے پر کھڑے آواز لگائی، اچھا بھائی مرضی تمہاری۔ کوثر بیگم انیک کے ساتھ پارلر کے لیے نکل گئی۔ تھینک یو سو مچ سعد، مجھے بچا لیا آپ نے، میں خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی پارلر۔ علیزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ تو اتنا سارا میک اپ تھوپ دیتی ہیں، پھر گھنٹوں بیٹھے رہو ان کے پاس، جب جا کر میک اپ ہوتا ہے پھر گھنٹہ اسے صاف کرنے میں لگتا ہے، بس اسی لیے مجھے نہیں اچھا لگتا پارلر جانا۔ علیزہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، ٹھیک، میں نے تمہیں بچا لیا، اب مجھے انعام دو۔ سعد نے علیزہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اوف سعد، اتنے کام پڑے ہیں، آپ کو رومانس سوجھ رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔ علیزہ نے سعد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ میرا رومانس دیکھا کہاں ہے تم نے؟ چھوٹے موٹے کیسز دیکھی ہیں بس، اصل رومانس تو آج رات دیکھو گی تم۔ آخری بات سعد نے دل میں کہی تھی اور علیزہ کے لبوں پر جھکا خود کو سکون بخشا تھا۔ علیزہ سانس روکے اپنا سکون دھرم بھرم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ چلیں اب میں تمہیں تیار کرتا ہوں۔ علیزہ سے الگ ہوتے ہی سعد نے علیزہ کی کلائی تھامی اور علیزہ کو ڈریسنگ کے سامنے بٹھا دیا۔ سعد کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چڑیل نہیں بننا، میں خود تیار ہو جاؤں گی۔ نہیں، میں تیار کر دوں گا تمہیں، سعد نے علیزہ کے خوبصورت بال کیچر سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ سعد پلیز مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا۔ علیزہ نے سعد حرکت کرتے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔
अलीज़े ने साद के हरकत करते दोनों हाथ पकड़ लिए। यार मेरी जान परी लगोगी तुम बिल्कुल। साद ने पीछे से अलीज़े के कान में सरगोशी की और अलीज़े का कान चूम लिया। अलीज़े का चेहरा सुर्ख हो गया। साद मोहब्बत भरी नज़रों से अलीज़े का अक्स आईने में देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, कोई मेरी भी हेल्प करेगा? ज़यान हमेशा की तरह इजाज़त लिए बगैर रूम में घुस आया था। बेगैरत ही रहोगे तुम हमेशा, साद ने अलीज़े से दूर होते हुए कहा। भाई आपका रोमांस हर वक्त चल रहा होता है, आपको इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था और आप यहाँ रोमांस छाड़ रहे हैं। रेयान हाथ में चूड़ीदार पजामा लिए खड़ा था जो उसको पहनना नहीं आ रहा था। रेयान वैसे ही चिड़ा बैठा था। तुम्हारी दुल्हन आने दो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा मेरे जज्बात का। हर वक्त मेरा रोमांस खराब करने टपक पड़ते हो, बदतमीज इंसान। चलो तुम्हें पजामा पहनाओ, साद ने खफगी से कहा। पहन मैं खुद लूंगा, बस मुझे बता दो इस मुसीबत को पहनूं कैसे। जियान ने दांत पीट कर कहा। अच्छा चलो बताता हूँ, साद ने जियान की हालत का मजा लेते हुए कहा। हाँ हंस लो आप मेरी हालत देखकर, आपके बच्चे होंगे ना, इनको रुलाकर खूब हंसा करूंगा मैं। जियान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आप दोनों अपनी फालतू बकवास यहाँ से बाहर जाकर करेंगे, मुझे तैयार होना है, अलीते ने तपे तपे अंदाज में कहा। दोनों फौरन रूम से बाहर निकले थे। जियान चूड़ीदार पजामा और ब्लैक शेरवानी में सब लड़कियों के दिल में हलचल मचा गया था। वो बहुत हसीन लग रहा था। दुआ सुर्ख रंग के लहंगे में अपना हुस्न बिखेरती ज़यान के दिल में उतर रही थी। ज़यान का इससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। निकाह हो चुका था, अब वो इसके बराबर में इसकी शरीके हयात के तौर पर बैठी थी। साथ तो लीजे को खुद से दूर होने नहीं दे रहा था। कितनी ही लड़कियों ने साथ को मजनू के लक़ब से नवाजा था, लेकिन साथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अलीज़ा ने ब्राउन रंग की भारी काम वाली मैक्सी ज़ेब-तन की हुई थी। इसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी और थोड़ा बहुत मेकअप, इस नाज़ुक सरापा इसमें ही क़यामत ढह रहा था। साद इसी वजह से इसके साथ था, कहीं फिर से वो सब ना हो जाए जो साइमा ने इसके साथ किया था। साद खुद भी नेवी ब्लू कुर्ते के साथ सफ़ेद शलवार पहने जाज़िब नज़र लग रहा था। अनेक और रिदा के तो ठाठ ही निराले थे। इन दोनों का एक दिन पहले निकाह हो चुका था। वो दोनों सबसे बेनियाज बने एक दूसरे से चिपके बैठे बातों में मसरूफ थे। रिदा ने बेबी पिंक कलर की जमीन को छूती कामदार फ्रॉक जेब तन की हुई थी। हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो हसीन गुड़िया लग रही थी। अनेक ने आसमानी रंग का कुर्ता सफेद पजामा पहना था। वो भी अपने भाइयों से कम नहीं लग रहा था। हुस्न वजाहत इसमें भी बहुत थी। दुआ को रुखसत करके घर ले आए थे। सब रस्मों के बाद दुआ को ज़यान के रूम में बिठा दिया गया था। दुआ घबराई शर्माई थी, बाहर से आता शोर सुन रही थी। हटो यार, अंदर जाने दो मुझे, मेरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही होगी। ज़यान अलीज़े अनेक रिदा को दरवाजे से हटाना चाह रहा था, लेकिन वो दरवाजा रुकाई की रस्म की आड़ में ज़यान को खूब सता रहे थे। कौसर बेगम और साद इनका तमाशा देखकर खूब हंस रहे थे। तुम किस लिए बहन का रोल अदा कर रहे हो? तुम ज़िया ने अनेक को घूरा। मैं तो अपनी प्यारी बहनों का साथ दे रहा हूँ, इन मासूम से तुम कहाँ संभलने वाले हो? अनेक को खुद पता नहीं था वो जल्दी जल्दी में क्या कह गया। ओह! तो रिदा भी तुम्हारी बहन है? ज़िया ने अनेक की गलती को बढ़ावा दिया। रिदा कड़े तेवरों से अनेक को घूर रही थी। आई एम सॉरी चुड़ैल, अनेक ने रिदा का तपा तपा चेहरा देखकर कहा। भाड़ में जाओ, तुम ढूंढ लो कोई और अब तुम। रिदा वहां से जाकर साद के पास सोफे पर बैठ गई। अनेक भी इसके पीछे चला गया। रेहान की राह के दो कांटे तो हट गए थे। मेरी गुड़िया तुम तो मुझे तंग नहीं करेगी ना? रेहान ने अलीज़े को पानी पर चढ़ाना शुरू किया। जी बिल्कुल भाई, आप 10,000 मेरे हाथ पर रख दें। अलीज़े ने अपनी हथेली ज़यान के आगे की। लो मरो। ज़यान ने जेब से पैसे निकालकर अलीज़े के हाथ पर रखे। अलीज़े मुस्कुराती हुई ज़यान के सामने से हट गई थी। ज़यान मुस्कुराता हुआ रूम में चला गया था। हो गई तुम्हारी डील, चलें सोने? साथ ने सोफे से उठते हुए कहा। जी चलें। रिदा ये लो 5,000, आप प्लीज भाई से नाराज नहीं हो, ये तो हमारी मदद ही कर रहे थे। अलीजा ने नेक की मदद की। ठीक है तुम कहती हो तो मान जाती हूँ। रिदा भी मुस्कुराई। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, अनेक ने मुंह बनाकर कहा। तुम उठो, ये गिले शिकवे बाद में करना, पहले रिदा को घर छोड़कर आओ, रात बहुत हो गई है। कौसर बेगम ने अनेक को हुक्म दिया। जी मम्मा जा रहा हूँ। कौसर बेगम अपने रूम में चली गई। साद और अलीज़ा भी रूम में जा चुके थे। अनेक चले उठे, मुझे छोड़ आए घर। रिदा ने खड़े होते हुए कहा।
रुको चुड़ैल, चलते हैं थोड़ी देर में। अनेक ने रिदा का हाथ पकड़कर दोबारा अपने पहलू में गिरा लिया। अनेक, क्या बदतमीजी है, 1 बज गया है। रिदा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ, अपने शोहर के साथ ही हो तुम, बैठी रहो खामोशी से। अनेक ने चुप करवा दिया। रिदा खामोशी से सोफे पर सर टिकाकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, ज़िया ने रूम में जाते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दुआ की घबराई घबराई सी आवाज़ निकली। ज़िया ने अपनी पगड़ी साइड टेबल पर रख दी और खुद दुआ की गोद में सर रख कर लेट गया। दुआ ज़ियान की इस हरकत पर जी जान से कांपी। जिंदगी, इतना घबरा क्यों रही हो, मैं शोहर हूँ तुम्हारा। ज़ियान ने दुआ के हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। आप घूंघट उठाई नहीं देंगे क्या? दुआ ने झिझकते हुए कहा। ज़ियान कुछ बोलता दरवाजे पर दस्तक हुई। अबे यार, कौन आ गया? रुको, आता हूँ। ध्यान ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर कोई नहीं था। लगता है मेरे कान बज रहे होंगे। ध्यान बुड़बुड़ाता हुआ दोबारा दुआ के सामने आकर बैठ गया और आहिस्ता सा इससे कहा, घूंघट उठाया तुम। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। ध्यान को फिर बात अधूरी छोड़कर उठना पड़ा। ज़ियान ने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। इसने कमरे से निकलकर चारों तरफ का जायज़ा लिया तो इसे किचन से दबी-दबी हँसी की आवाज़ आई। ज़ियान खामोशी से वापस रूम में आ गया। क्या हुआ ज़ियान, कौन था? दुआ ने पूछा। ज़िंदगी, खामोश हो जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ कुछ नहीं बोलना। दुआ खामोश हो गई। ध्यान दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, ध्यान ने बिजली की स्पीड से दरवाजा खोला और रिदा और अनय के भागने से पहले इन दोनों को पकड़ लिया। शर्म आती है तुम दोनों को, ऐसे हमें तंग करते हुए? ध्यान ने खफगी से कहा। वो भाई, मैं तो घर जा रही थी, ये लेकर नहीं गए और अपने इस शरारत में मुझे भी शामिल कर लिया जबरदस्ती। रिदा ने आधा झूठ आधा सच बोला। झूठी, मेरे एक दफा कहने पर मान गई थी तुम। अनेक ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर कहा। तुम दोनों को तो मैं अभी बताता हूँ। ज़ियान ने दोनों के बाजू पकड़े और दोनों को अनेक के कमरे में धक्का देकर अंदर किया और बाहर से गेट लॉक कर दिया। तुम लोगों का भी निकाह हो चुका है, तुम लोग भी गोल्डन नाइट एंजॉय करो। ज़ियान ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा और हंसने लगा। अनेक, खोलें दरवाज़ा, किसी को पता चला तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा कोई हमारे बारे में? रिदा रुहानसी हुई। यार भाई, दरवाज़ा खोलो, अब नहीं करेंगे तंग। अनेक ने इल्तिजा की। अब ये दरवाज़ा तो सुबह ही खुलेगा। ज़ियान ने बड़े मज़े से कहा। अनेक, सब आपकी वजह से हुआ है। रिदा ने एक मुक्का अनेक के कंधे पर मारा। ओ जालिम चुड़ैल, सब्र करो, खुल जाएगा दरवाजा, मजाक कर रहा है वो। अनेक ने रिदा को खामोश करवाया। साथ के कहने पर अलीजे ने आज वो नाइटी पहनी थी। अब वो शर्माई घबराई इसके सामने खड़ी थी, खुद को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। साथ ने आगे बढ़कर अलीजे को बाहों में भरा और इसे बेड पर लिटाकर खुद इसके लबों पर झुक गया। साथ को बाहर से शोर की आवाज आई तो वो सीधा हुआ। ये कैसा शोर है? साथ बुड़बुड़ाया। साथ देखे ना जाकर क्या हुआ है। अलीजा ने परेशानी से कहा। अच्छा, मैं देखता हूँ, तुम यही रहना। साथ ने बाहर आकर देखा तो ज़ियान अनेक के कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर से रिदा और अनेक की आवाज आ रही थी, जो दरवाजा खोलने की का कह रहे थे। ध्यान बेनियाद बना कमरे के दरवाजे की चौकीदारी कर रहा था। ध्यान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। साथ ने ध्यान को डांटा। यार भाई, मैं बेचारा इज्जत से अपने कमरे में चला गया था। आज मैंने किसी को तंग भी नहीं किया था, लेकिन प्रिंसेस और अनेक को इज्जत रास नहीं नहीं है। दोनों आकर बार-बार कमरे के बाहर दस्तक दे रहे थे। जब मैं दरवाज़ा खोलता, दोनों गायब हो जाते। इसलिए मैंने इन दोनों को कमरे में बंद कर दिया। ध्यान ने किसी मासूम बच्चे की तरह साद को एक-एक बात बता दी। उफ़, क्या करूँ मैं तुम लोगों का? शादियाँ हो गई हैं, लेकिन बचपना नहीं गया तुम लोगों का। साद ने गुस्से में कहा। दफ़ा हो तुम अपने कमरे में, देखता हूँ मैं इन दोनों को। ओके भाई। ध्यान अपने रूम में चला गया। साद ने दरवाज़ा खोला तो अनय और रिदा बाहर आ गए। तुम दोनों के पास 5 मिनट है, दोनों अपनी शक्ल घूम करो, वरना मैं भी वही करूंगा जो जयान ने किया है। जी भाई, चलो रिदा, घर छोड़कर आऊं तुम्हें। अनेक ने जल्दी से रिदा की कलाई पकड़ी और मेन गेट की तरफ चल दिया। साथ ने सुकून भरी सांस खींचकर अपने रूम की तरफ चल दिया। आई एम सॉरी जिंदगी, वो दोनों तंग कर रहे थे, इसलिए तुम्हें सजा इसलिए इन्हें सजा देने गया था। जयान ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, दुआ ने धीमे से कहा। वैसे मुझे शुबा हो रहा था तो मेरी जिंदगी में हो ना, या आसमान से आई कोई परी। ज़ियान ने पुरसोच अंदाज में कहा। दुआ ने पलकें उठाकर ज़ियान को देखा और ज़ियान की मोहब्बत भरी नज़रों की ताब ना लाते हुए दुआ अपनी पलकें दोबारा झुका गई। ज़ियान ने मोहब्बत से दुआ के हाथ थामे चूड़ियां उतारने लगा। मैं कर लूंगी, दुआ ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं, मैं करूंगा, ज़ियान ने दुआ का हाथ थामते हुए कहा। ज़ियान मोहब्बत से इसकी ज्वेलरी उतारता रहा। दुआ हया का दामन संभाले खामोशी से बैठी रही। ज़ियान ने आखिर में दुआ का दुपट्टा
पिन्नों से आज़ाद किया और बेड पर एक तरफ रख दिया, फिर दुआ के बाल खोले। इजाज़त है? ज़ियान ने दुआ की तरफ झुकते हुए कहा। दुआ ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। ज़ियान मुस्कुराता हुआ दुआ के लबों पर झुक गया। ज़ियान का लम्स महसूस होते ही दुआ ने आंखें बंद कर लीं और खुद को ज़ियान के सुपुर्द कर दिया। ज़ियान दिलो जान से दुआ पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता रहा। दुआ का पूर ज़ियान की मोहब्बत में डूब चुका था। क्या हुआ था? साद बाहर। अलीदीन ने साद को कमरे में दाखिल होते देख फिक्र से पूछा था। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे भाइयों का बचपना खत्म नहीं होता, साद ने दरवाजा लॉक करते हुए कहा। आपके भी भाई हैं वो? अलीजे ने साद को इसी के अंदाज में जवाब दिया। हाँ मालूम है मुझे। साद अलीजे के पास आकर बैठ गया। मुझे नींद आ रही है, सोने दें अब। अलीजे ने आंखें मसलते हुए कहा। अभी उड़ाता हूँ तुम्हारी नींद। साद अलीजे पर झुका और फिर इसके चेहरे गर्दन पर बेशुमार मोहब्बत की मोहरें सब की थी। अलीजे साद की पनाहों में खुद को साद के सुपुर्द कर चुकी थी। साथ दीवाना वार अलीदे पर झुका अपने दिल की सुनता अलीदे की रूह तक अपनी मोहब्बत का निशान छोड़ रहा था। बाय चुड़ैल, बाय खड़ूस। रिदा ने भी अनेक के अंदाज में इसे बाय कहा। ओए चुड़ैल जहाँ आओ। अनेक ने रिदा को अपने पास बुलाया। बोलो क्या हुआ? रिदा अनेक के मुकाबिल खड़ी थी। एक मिनट। अनेक ने जेब में हाथ डाला और एक खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट निकालकर रिदा की कलाई पर बांध दिया। ये हमारी शादी की खुशी में मेरी तरफ से तोहफा। वाह अनेक, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। रिदा को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था। मुझे मालूम था मेरी चुड़ैल को जरूर पसंद आएगा ये। अनेक ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा है, चलो अब घर जाओ, रात बहुत हो गई है। जा रहा हूँ। अनेक ने रिदा की कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किया। अनेक, ये क्या बदतमीजी है, कोई देख लेगा। रिदा ने आंखें दिखाई। कोई नहीं देख रहा। अनेक रिदा पर झुका था और सांसें बेतरतीब कर गया था। अनेक, आप बहुत बुरे हैं। अनेक ने रिदा को छोड़ा तो अपनी सांसें दुरुस्त करती मुंह फुलाकर बोली। जिसकी बीवी चुड़ैल हो इसका शोर अच्छा हो सकता है क्या? अनेक ने हंसते हुए कहा और जन से बाइक भगा ले गया। पागल। रिदा मुस्कुराती हुई अपने घर में चली गई थी। दुआ अपने खूबसूरत कमरे तक आते गीले बाल आईने के सामने खड़ी संवार रही थी। दुआ अपने खूबसूरत कमर तक आते गीले बाल आईने के सामने खड़ी संवार रही थी और गुजरी रात के बारे में सोचकर खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी। ध्यान नहाकर निकला, शर्ट से बेनियाज इसका गीला जिस्म वजाहत से भरपूर था। दुआ अपने ख्यालों में खोई थी। इसको अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ तो वो होश में आई। ध्यान इसे इसे पीछे खड़ा अपनी बाहों में लिए हुए था। इसे दुआ के कंधे पर अपना चेहरा टिकाया हुआ था। ज़ियान छोड़ें, क्या कर रहे हैं? दुआ ने शर्माते हुए अपनी मीठी आवाज़ में कहा। ज़ियान तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस ज़िंदगी में जन्नत देख ली। ज़ियान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वैसे तुम कैसी बीवी हो, तुमने मुझसे मुँह दिखाई नहीं माँगी। ज़ियान ने रूठेपन से कहा। अभी दे दें? दुआ ने नज़र झुकाकर कहा। देता हूँ। ध्यान दुआ को वहीं खड़ा छोड़कर अलमारी तक आया और इसमें से कुछ निकालकर दोबारा दुआ के पीछे आ खड़ा हुआ। इसने दुआ के गले में खूबसूरत सा गोल्ड का लॉकेट पहनाया। लॉकेट पर बहुत खूबसूरती से दुआ ज़यान लिखा था। कैसा लगा? ज़यान ने दुआ के कान में सरगोशी की। बहुत खूबसूरत। दुआ ने लॉकेट हाथ से छूते हुए कहा। ज़यान ने दुआ का रुख अपनी तरफ किया। नहीं मेरी जान, ये खूबसूरत नहीं है, ये तुम्हारी खूबसूरत गर्दन में आकर खूबसूरत हुआ है। ज़यान मोहब्बत की मोहर दुआ के माथे पर सब की। दुआ शर्म से नजरें झुका गई। और साद उठ जाएं यार, कितना सोएंगे? उठे। लीजिए। साद को कितनी देर से उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आज तो साद के उठने का कोई मूड नहीं था। अलीजा इसके करीब जाती इसे उठाने तो इसे भी अपने पास खींच लेता। क्या है यार, सोने दो ना। साद मुंह पर तकिया रखा करवट बदल गया। अभी तक सुबह नहीं हुई। आप लोगों की शादी नहीं मेरी हुई है। मजे आप लोग कर रहे हैं। ध्यान ने रूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। अलीजा ने दरवाज़ा खोला और तपे-तपे अंदाज में गोया, मैं कब से उठी? आपके भाई सोना मना रहे हैं, उठा लें खुद ही अब। अलीजा ज़ियान को सुनाती किचन में कौसर बेगम की मदद के लिए चली गई। दुआ लाउंज में बैठी सारा तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। अनेक, आजा भाई को उठाएं। ज़ियान ने अनेक को भी अपने साथ मिला लिया। दोनों भाई रूम में गए और रूम लॉक कर दिया। ज़ियान अनेक साथ की दाएं बाएं लेट गए। ज़ियान ने एक हाथ साथ के सीने पर रखा और एक टांग इसके दोनों पैरों पर रखी और कान में सरगोशी की। जानू उठ जाओ, सुबह हो गई है। साथ थोड़ा कसमसाया। इसने ज़ियान को दूर करने की कोशिश की ही थी। अनेक भी चिपक गया। आओ जानू, साथ सोते हैं। साथ दोनों को धक्का देता उठ बैठा। बेशर्मो, बेगैरतो, कभी जिंदगी में शर्म आएगी भी तुम्हें? साथ जोर से चीखा और ज़यान अनेक
पेट पकड़कर हंसने में मसरूफ थे। हट पीछे बेगैरत, साद ने गुस्से से कहा और उठकर वॉशरूम में घुस गया। जयान अनेक के कह के अभी भी माहौल में शोर बर्पा किए हुए थे। वॉशरूम में जाकर साद भी हंसने पर मजबूर हो गया था। सबको इनके हक की खुशियां मिल चुकी थी। एक हंसती खेलती जिंदगी इनकी मुंतजर थी। 5 साल बाद। अयान, मैं इसके बाल खींचूंगा, तुम दूसरी तरफ से इसकी चिप्स खींच लेना। ओके शायान। ओके शायान। दोनों अपने काम पर लग गए। अयान ने इसके बाल खींचे। इसने नजर घुमाकर बाल खींचने वाले को देखना चाहा तो दूसरी तरफ से शायान इसके हाथ से चिप्स ले रहा। अब 2 साला यसरा रो रो कर पूरे घर को अपने साथ हुए जुल्म का बता रही थी, जो 4 साला अयान शायान ने किया था। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? साथ ने अपनी सुर्ख सफेद रोती हुई बेटी को गोद में उठाया। बाबा अयान ताया अयान ताया मेले बाल थिंचो मेली मेरी चिप्स ले दे। यसरा ने रोते रोते बताया। क्या हुआ साद, ये क्यों रो रही है? अलीजे भी बेटी की आवाज सुनकर रूम से बाहर आ गई। अरे मेरी जान, तुम क्यों आ गई? तुम्हें डॉक्टर ने आराम का कहा है। साद ने अलीजे के भरे भरे सरापे पर नजर डालते हुए कहा। साद को एक और खुशी मिलने वाली थी। इसकी फैमिली में इजाफा होने वाला था। मामा अयान अयान धंधे धंधे यसरा ने रोते हुए अयान शयान की तारीफ की। नहीं मेरी गुड़िया, ऐसे नहीं रोते। मैं अभी खबर लेता हूँ इन दोनों बंदरों की। साद ने अयान शयान को शबिया दी। ज़यान ज़यान बाहर आओ। साथ ने ज़यान को कमरे पर दस्तक दी। भाई क्या हो गया यार? अभी ऑफिस से आया हूँ मैं, आराम तो करने देते। ज़यान थका थका रूम से निकला। दुआ भी साथ की बात सुनकर किचन से बाहर आ गई। ये अपनी भूखी औलाद को चीजें नहीं दिलाते तुम? मेरी मासूम बच्ची की चिप्स लेकर भाग गए। साथ ने मसनू गुस्से से ज़यान को डराया। इस घर में मासूमों का काम नहीं भाई, ज़यान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तुम अपने शरारती बच्चों को कुछ ना कहना। तुम्हारी तो एक औलाद काफी थी घर का सुकून खराब करने को। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचकर जुड़वा औलाद दे दी तुम्हें। साथ ने खफगी से कहा। अरे मैं बड़ा लकी बंदा हूँ, एक साथ 2 बेटे दिए ऊपर वाले ने मुझे। अब आपको और अनेक को अपनी बेटियों के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा। घर में ही रिश्ते मिल जाएंगे। ध्यान ने हंसते हुए कहा। ध्यान भाई तौबा, कभी तो अपने बच्चों को डांट दिया करें। अलीजे भी मैदान में आ गई। यसरा अयान शयान गंदे और तुम्हारे चाचू भी गंदे। हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब कट्टी कर लेते हैं। साद ने अपनी रोई जैसी बेटी को बहलाया। नहीं बाबा, चाचू अच्छे हैं। अयान अयान तयान धंधे। यसरा ने साद की बात की नफी की। ये चाचू अच्छे कैसे तुम्हारे? साद ने यसरा से सवाल किया। क्योंकि जब इसे चाचू के भूखे बच्चे जब मेरी गुड़िया की चीज लेकर भागते हैं ना, तो फिर चाचू शो शो पर भर कर अपनी गुड़िया को चीज देते हैं। ध्यान ने चीजों से भरी शो पर यसरा को दी। इतनी इतनी सारी चीज चाचू, अब बहुत अच्छे हो। यसरा ने खुश होकर कहा। ये मेरी गंदी औलाद है कैसे वैसे कहाँ वैसे? ये मेरी गंदी औलाद है कहाँ वैसे? ध्यान ने घर में नजर दौड़ाते हुए कहा। अब वो चोरी करके भागे हैं तो यहाँ कहाँ मिलेंगे? वो आपको बराबर वाले पोर्शन में छुपे होंगे। दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबकी फैमिली बड़ी होती देख साथ ने अलीजे की इजाजत से अलीजे के घर को भी अपने घर के साथ कर लिया। बीच की दीवार तोड़कर अलीजे का घर नए सिरे से बनवाया था। वो इनके अब इनके पूरे घर में 7 कमरे 2 किचन थे। रोको, तुम छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रिदा चीखती हुई रूम से निकली। इससे पहले अनेक भागता हुआ कमरे से निकला था। यार भाई बचा लो, ये चुड़ैल पागल हो गई है। अनेक साथ के पीछे छुपा था। निकलो तुम, बताओ मैं तुम्हें। साथ भाई हटे आप सामने, निकलो तुम। बताऊं मैं तुम्हें? साथ भाई हटे आप सामने से। रिदा एक हाथ में पाउडर का डब्बा ली हुई थी तो एक हाथ में क्रीम और कंघा पकड़ी हुई थी। यार रिदा माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। नेक ने साथ के पीछे से झांक कर कहा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। निकलो तुम, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं आज। अरे हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? साथ ने खिंचकर नेक को अपने सामने किया। नेक की पुश्त रिदा की तरफ थी। रिदा ने क्रीम का डब्बा जोर से नेक की कमर पर मारा और चुड़ैल नेक की करा निकली। वो अभी पाउडर का डब्बा भी मारती। दुआ और लीदे ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रिदा पागल हो गई हो, शोर पर हाथ नहीं उठाते। दुआ ने रिदा के हाथ से पाउडर लेकर एक तरफ फेंका। दोनों जंगलियों की तरह लड़े जा रहे। बताओ क्या हुआ है? और ये निदा की रोने की आवाज नहीं आ रही है तुम दोनों को? बेशर्मो,
ज़ियान ने दोनों को डाँटा और 1.5 साल निदा को रूम से उठा लाया और रिदा की गोद में दे दिया। भाई जब भी निदा को सुलाती हूँ ये आकर इसको उठा देते हैं, फिर ये मुझे तंग करती है। रिदा ने अनेक की शिकायत लगाई साथ से। अब सबकी नज़रें अनेक की तरफ थीं। भाई कसम से सिर्फ एक किस किया था, ऑफिस से आया था, थका हारा मेरा दिल किया बेटी को प्यार करने को तो कर दिया और वो उठ गई और रोने लगी। अनेक ने मासूम शक्ल बनाई। तो ये क्या तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है, बच्चों वाले हो गए हो सब। फिर लेकिन मजाल है को जो बच्चों के वालिदैन जैसी तुम में कोई बात हो तो नमाज पढ़ना हराम कर दिया तुम लोगों ने मेरा। कौसर बेगम ने सबको डांटा। दादी हमें भी सोने नहीं दे रहे, ये सब इतना शोर कर रहे हैं, हमारी नींद खराब कर दी। अयान शयान जाने कहाँ से निकल गए और सबको मजीद डांट पड़वाने के लिए आंखें मसलते आ गए, जैसे सच में इनकी नींद खराब हुई हो। रिदा को अभी बताता हूँ तुम दोनों को, रुको अभी बताता हूँ तुम दोनों को। ज़यान अयान शयान के पीछे भागा। रुके मारिएगा नहीं। दुआ ज़यान के पीछे भागी। साथ ने इनकी भाग-दौड़ देखकर जल्दी से अलीज़ा को अपने सार में लेकर सोफ़े पर बिठाया। रिदा भी अपनी बेटी को लेकर सोफ़े पर बैठ गई। अयान शयान चाचू के पास आ जाओ फिर मिलकर बाबा से लड़ेंगे। अनेक ने भी हिस्सा लेना ज़रूरी समझा। कौसर बेगम नफ़ी में सर हिलाती सोफ़े पर बैठ गई। नहीं बड़े होंगे ये दोनों, मम्मा सही कह रही हैं आप। साथ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब वो सब आपस में फाइट करने लग गए थे। दुआ भी थक कर सोफ़े पर बैठ गई। सब किसी टीवी शो की तरह इनकी फाइट का मज़ा ले रहे थे। रिश्ते मोहब्बत के ही थे ही लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नॉवल आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा नॉवल था, एक फैमिली नॉवल था जिसमें दिखाया गया कि आपस में मिल-जुल कर कैसे रहा जाता है और जो मोहब्बत के जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक फैमिली कहानी थी और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मैं एक नए नॉवल के साथ दोबारा से आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।